अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे निम्रा अली के बारे में। आप सभी को याद है कि सोशल मीडिया पर एक लड़की बहुत हिट हुई थी, रोड शो किया करती थी, बहुत तेज़ तेज़ बोला करती थी, फिर वो बहुत हिट हो गई। हर जगह पर उनके बारे में बात होती रही। लोगों को लगता था कि वो आम पब्लिक में कोई लड़की थी जो बहुत तेज़ बोलती थी और वो हिट होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। वो इस तरह से सारा स्क्रिप्टेड प्रोग्राम पहले भी कर चुकी थी, बहुत सारे रोड शोज़ वो पहले भी कर चुकी थी, प्रैंक कर चुकी थी। लेकिन अभी उन्होंने ये बताया, जो कि मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ख्वाहिश होती है। जैसे मैंने अपनी मेन वीडियो में एक बात कही थी कि आज के दौर में हर इंसान फेमस होना चाहता है, हर इंसान चाहता है कि वो मशहूर हो जाए। बहुत कम लोग होंगे जो चाहते होंगे कि मैं मशहूर ना हूँ या मेरे बारे में किसी को ना पता हो। अदरवाइज़ हर बंदा चाहता है कि यार टिकटॉक पे मेरी भी कोई वीडियो वायरल हो जाए, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, हर जगह पर चाहते हैं, मेरे समेत सभी चाहते हैं। तो ये कहती हैं कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहती थी, क्योंकि मैं अपने माँ बाप को कमा के देने वाली हूँ। तो मैं अपने किसी भी फ़ोटोशूट या किसी भी काम का 1 लाख रुपये चार्ज करती हूँ। दसो, मैं किसी भी, कहती हैं लोग बताते नहीं हैं, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि एक शूट का कम से कम 1 लाख रुपया चार्ज करती हूँ। जब मैं कोई फ़ोटोशूट करवा रही हूँ, या मेरा ख्याल है कोई और प्रोग्राम वगैरह भी हो, शायद उसका भी कह रही हूँ, लेकिन 1 लाख रुपया कम से कम चार्ज करती हूँ। मैंने अपनी अम्मी को घर भी बना के दिया है, बहन भाइयों की शादियाँ करनी है, उनका लाइफस्टाइल अच्छा करना है, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। अच्छा, ये वाला जो डायलॉग है ना, बहन भाइयों के लिए, सबके लिए मैंने अच्छा करना है, उनकी ज़िंदगी बेहतर करनी है, कुछ बना के देना है, ये जुमला ये पहली बार मैंने नहीं सुना। इससे पहले मैंने खुशबू, फिल्म स्टार खुशबू के मुंह से सुना, मीरा के मुंह से सुना। आयजा खान जो है वो अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट करती हैं, वो काम इसीलिए करती हैं, पूरी फैमिली पर पैसा लगाती हैं, खर्च करती हैं, उनको अपने कंट्रोल में रखती हैं। उसके बाद जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं, आप वो महक मलिक को देखें, ट्रांसजेंडर जो डांसर हैं उनको देख लें, वो भी अपनी फैमिली के लिए सारा कुछ कर रही होती हैं। सब ये कहते हैं कि मैं ये जो काम कर रही हूँ ये अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ, मुझे ज़ाती तौर पर कुछ नहीं चाहिए। चले बहरहाल, ऐसा होता नहीं है। ज़ाती तौर पर उनको भी अपना लाइफस्टाइल चाहिए होता है। नॉर्मल सी जॉब से भी तो घर चलता ही है। लेकिन ये जो बात है ना कि कुछ भी, मैं कोई भी काम करूं बस करती हूं ताकि मेरी फैमिली, मेरा मतलब उस तरफ नहीं है, कोई गलत नहीं है, लेकिन उनका कहने का मतलब ये है कि मैं काम 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 करती हूं बस इसलिए कि अपनी फैमिली को देख सकूं। बहरहाल, इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कि ये ठीक है अपनी फैमिली का कहकर? क्योंकि अब तक मैंने जितने बड़े एक्टर्स का, फीमेल एक्टर्स का इंटरव्यू किया या उनसे मुलाकात हुई, तो उनके साथ बैठकर जब मैंने उनकी स्टोरी सुनी तो उसके पीछे एक ही बात थी कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। तो ये समझ नहीं आती कि सिर्फ शोबिज़ इंडस्ट्री में ही काम करके फैमिली को सपोर्ट करना है, क्या इसके अलावा भी कोई काम हो सकता है जिससे वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें? क्योंकि शोबिज़ इंडस्ट्री बड़ी अजीब दुनिया है। ये कोई ऐसी दुनिया नहीं है कि आपको लगता है कि बड़े आराम से सब कुछ मिल जाता है। नहीं मिलता यहाँ पे सब कुछ आराम से, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। बहरहाल, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि इसके अलावा इंसान क्या ऐसा काम कर सकता है जिससे वो अपने माँ बाप को घर भी बना कर दे, अपनी बहन भाइयों की शादियाँ भी करवाए, उनका लाइफस्टाइल भी मेंटेन करे, उनको गाड़ियाँ भी लेकर दे, उनके अच्छे कपड़े भी हों, ज़िंदगी भी अच्छी गुजर रही हो, और फिर एंड पर वो ये भी कह सकें कि ये सब कुछ मैं सिर्फ इनके लिए कर रही हूँ? ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं जी कि मैं फिरोज़ खान का बाप नहीं बनना चाहता। हाँ, नहीं बनना चाहता भाई, क्योंकि इतने बड़े बंदे का, इतनी बड़ी उम्र के बंदे का मैं बाप कैसे बन सकता हूँ? ये कहा है यासिर नवाज ने। यासिर नवाज कहते हैं कि जब मुझे फिरोज़ खान के बाप का किरदार ऑफ़र हुआ, सांवल यार पिया जो ड्रामा चल रहा है, जब मुझे ऑफ़र हुआ तो मैंने रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा यार, मेरी और उसकी उम्र में इतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है। फ़र्क तो वैसे बहुत है, लेकिन तुसी कहने हो तो चलो मान लेने। यासिर नवाज ने कहा कि जब मैंने देखा कि यार इसकी एज का आज तक मैंने कोई ड्रामे में बेटा बनाया नहीं है, तो भी कैसे बना लूँ भाई। खैर, उसके बाद जब मेरे पास स्क्रिप्ट आया, मुझे कहा गया कि आप स्क्रिप्ट पढ़ें, स्क्रिप्ट को गौर से देखें। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया तो मुझे किरदार
ड्रामा सब कुछ बहुत पसंद आया, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। आप सभी को पता है कि आजकल पाकिस्तानी ड्रामों में इन रहने के लिए बहुत सारे वो किरदार करने पड़ते हैं जो कि पहले आपने नहीं किए होते। बाबर अली को देखें, बाबर अली पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े हीरो हैं, बड़ी कामयाब फिल्में दी, बोलने का अंदाज सब कुछ बहुत अच्छा है। इन बाबर अली ने जब ड्रामों में आना था तो उनको लगा कि यार अब मैं हीरो नहीं आ सकता। बहुत सारे ड्रामों में शुरू में उनको हीरो लिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको लगा कि अब मैं अगर ये सोचूं कि मुझे हीरो का किरदार मिलेगा तो नहीं मिल सकता। बाबर अली ने एडमिट कर लिया तो बाबर अली को किरदार मिलने लग गए। अगर देखा जाए तो हुमायूं सईद उनसे बड़े हैं और हुमायूं सईद हीरो आते हैं। बाबर अली फिजिक में, अपने लुक्स में, हर चीज़ में हुमायूं सईद से आगे ही हैं, पीछे नहीं है। मतलब ये नहीं आप देख सकते, ये नहीं कह सकते कि हुमायूं सईद कहाँ, बाबर अली कहाँ। लेकिन उनको जब देखा गया कि मुझे किरदार इस तरह के ज़्यादा मिलते हैं, मतलब बाप का किरदार, भाई का किरदार, इस तरह के किरदार ज़्यादा मिलते हैं, तो मैं वेला क्यों बैठा रहा हूँ। फिल्म इंडस्ट्री जो कि बिल्कुल फ्लॉप, बिल्कुल डेड, ख़त्म हो चुकी है, तो वो बेरोज़गार बैठने से बेहतर उन्होंने समझा कि यार मैं बेरोज़गार जो बैठा रहूँगा तो बेहतर नहीं है कि मैं ड्रामों में काम करना शुरू कर दूँ। अब ड्रामों में उनको किरदार अच्छे मिल रहे हैं, पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं और वो काम भी कर रहे हैं। इसीलिए मेरा ख्याल है यासिर नवाज ने भी ये फैसला किया, क्योंकि यासिर नवाज भी आपको पता है पिछले दिनों कह रहे हैं कि मैं डायरेक्शन कर करके ना थक गया हूँ। अगर मैं देखता हूँ कई बार, बल्कि उनकी अपनी वाइफ निदा यासिर कहती हैं कि मेरे से बहुत कम वो पैसे कमाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जब मैं उनका एटीएम चेक करती हूँ, वॉलेट चेक करती हूँ, तो उसमें पैसे ही नहीं होते। और मैं सोचती हूँ कि यासिर कैसे इस घर को चलाते हैं। मेरे पैसों से घर नहीं चलता, यासिर नवाज के पैसों से घर चलता है, और वो डायरेक्शन से कितने पैसे कमाते होंगे। इसलिए यासिर नवाज ने ये फैसला किया था कि अब मैं डायरेक्शन छोड़कर एक्टिंग की तरफ दोबारा आऊँगा। अब वो एक्टिंग कर रहे हैं, तो एक्टिंग में वो कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि उनको हीरो का किरदार मिलेगा। नहीं मिल सकता, क्योंकि हर इंसान के जो फिजिक होती है, चेहरा होता है, वो वक्त के साथ कुछ लोगों का ज़्यादा बदल जाता है। चाहे वो जितनी मर्जी ट्रीटमेंट करवाएं, वो जल्दी बदल जाता है और फिर उनको उसी तरह के किरदार करने पड़ते हैं। मेरा ख्याल है कि यासिर नवाज ने ये अच्छा फैसला किया है कि उन्होंने इस किरदार को एक्सेप्ट कर लिया है। अगर वो ये सोचते कि मैं अभी बाप का किरदार नहीं करूँगा, मुझे अभी हीरो आना है, मैं इस तरह का किरदार करना ही नहीं चाहता, तो उनका हाल भी बेरोज़गारी में बदल जाता, फिर वो भी बेरोज़गार रहते, क्योंकि सब ये सोचते कि किस तरह हम काबली पुलाव वाला कोई ड्रामा या स्क्रिप्ट कभी लिखेंगे तो तब जाकर हम जो है वो यासिर नवाज को किरदार देंगे। आपको क्या लगता है कि यासिर नवाज को हीरो के किरदार करने चाहिए या इसी तरह बाप के किरदार में आना चाहिए? ये आप लोगों ने बताना है, लाजमी बताना है भाई। वो पढ़ेंगे, उनको तभी तो पता चलेगा कि लोग क्या चाहते हैं। आप जो कहेंगे वो वही करेंगे। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं रैम्बो और उष्णा शाह और उनके साथ साथ बहुत सारे और ऐसे प्रोग्राम्स जिनमें इस तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन कीचड़ सिर्फ यूट्यूबर्स पर उछाला जाता है, उन पर फेंका जाता है कि भाई ये यूट्यूबर्स सवाल ऐसे करते हैं कि ये वायरल हो जाते हैं। अभी 365 एंटरटेनमेंट एक चैनल है जहां पर उष्णा शाह जो है वो प्रोग्राम्स करती हैं, इसी तरह लाइक पॉडकास्ट अपने मेहमानों से सवालात करती हैं। अभी एक थंबनेल मैंने देखा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर यहाँ पे सही नजर नहीं आ रहा तो मैं लगा भी दूंगा। उस थंबनेल पर लिखा हुआ था, सास निशो बेगम से कैसे ताल्लुकात हैं। जॉन रैम्बो ने वो सारी बातें बता दी जो इनकी बेगम साहिबा को भी नहीं पता होंगी। ठीक है, अब ये सवाल किया जा रहा है कि भाई आपकी सास के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। ये अगर मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर सवाल किया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। जिस तरह से आप इमरान अशरफ के शो में देखें, मोहब्बत हुई थी, किससे हुई थी? लोग कहेंगे कि इमरान भाई बहुत अच्छे भाई हैं यार, बड़ा लगाव है उनसे, बड़ा प्यार है, और हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है। ये जस्ट एक कहते हैं ना, एक मजाक है यार। तो वो नहीं किसी को भी बुलाकर मोहब्बत हुई थी, किससे हुई थी, कैसे हुई थी, वो रात कैसे गुजरी, याद तो आई होगी, अकेले बैठ के रोए होंगे, हाय हाय हाय। अब ये वो बातें करते हैं, मोहब्बत किससे हुई थी। जैसे उमर शहजाद को बुलवाया, उमर शहजाद से पूछा, उमर शहजाद नाम है ना, हाँ, आप सभी को पता है कि उमर शहजाद की किसके साथ बहुत ज़्यादा थी,
उमर शहजाद ने तमाशा सीज़न में 3 या मेरा ख्याल है 3 में बता दिया था कि वो दूर फिशा के साथ बड़ी उनकी मोहब्बत थी, दोस्ती थी। फिर दूर फिशा को बड़े ड्रामे मिले और वो दोनों का कैलिबर चेंज हो गया। उमर शहजाद उस तरह के बड़े एक्टर नहीं, बड़े हैं लेकिन दूर फिशा की तरह सुपर डुपर हिट नहीं मिला, तो वो उनसे निकलवाना चाह रहे थे। जिस तरह से इमाद इरफानी आए तो इमाद इरफानी से वो पूछ रहे थे कि अच्छा वो जिससे बचपन में मोहब्बत की थी ये कैमरा है। उसने कहा नहीं वो ऐसी मोहब्बत ही यार नहीं, कोई पैगाम दे। उन्होंने कहा कोई पैगाम नहीं देना। उन्होंने कहा नहीं कुछ तो आप उनको पैगाम पहुंचाया। उन्होंने कहा भाई मैंने कोई पैगाम देना ही नहीं। लेकिन इमरान अशरफ ने बार बार कहा वो आप एक दफ़ा पैगाम दे तो सही। उन्होंने कहा नहीं भाई कोई पैगाम नहीं देना, नहीं एक बार कोई पैगाम। ये आज आप दुनिया सारी देख रही हैं, वो भी देख रहे हैं। उसको वो कहते हैं कि यार मैंने बस ऐसी एक नज़र में मोहब्बत हुई थी, बचपन में कोई ख़ास मोहब्बत या नहीं थी, मैं क्या पैगाम दूँ। और इसी तरह से आप जितने प्रोग्राम्स देखेंगे तस्वीरें लगाई जाती हैं। भाई अगर आप जा रहे हैं किसी, आप कश्ती में जा रहे हैं, ये लोग डूब रहे हैं, उनमें सारे एक्टर्स का तस्वीरें लगाई जाती हैं, तो इनमें से किसको आप अपने साथ बिठाएंगे, किसको लाइफ जैकेट देंगे। तो वो एक को लेते हैं और बाकी सारी जो है वो कंट्रोवर्सी बन जाती है। अच्छा इनमें से किसके साथ काम करना चाहेंगे, किसको रिजेक्ट कर देंगे। पहले चाहत फ़तेह अली खान की तस्वीर लगाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता टारगेट पे आएंगे, उस बंदे को सामने ले आएंगे जिसके बारे में वायरल होना हो। ये सारी चीज़ें जब सामने की जाती हैं बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया पर, तो क्या ये रेटिंग नहीं चाह रहे होते, ये नहीं चाह रहे होते कि हमारा क्लिप वायरल हो। इसी तरह से जब कोई यूट्यूबर वायरल होता है, कोई यूट्यूबर पॉडकास्ट करता है और वो पॉडकास्ट वायरल हो जाता है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। ऐसा क्यों होता है भाई? हमारे जितने पॉडकास्ट आते हैं उनमें से कोई ना कोई क्लिप अल्हम्दुलिल्लाह वायरल होता है, वो पॉडकास्ट वायरल होते हैं। तो हम पर बड़ी बातें की जाती हैं कि यार सवालात ऐसे किए जाते हैं ना, ये सवाल ही ऐसे करते हैं। भाई सवाल उनकी मर्जी से किए जाते हैं, जो मेहमान होता है वो अपनी मर्जी से जवाब दे रहा होता है। हमारे किसी पॉडकास्ट में आपने देखा है कि कोई पीछे बंदा बंदूक लेके खड़ा हो और वो कह रहा हो कि भाई जवाब देने, और वो डर के मारे जवाब दे रहा हो? ऐसा तो नहीं होता ना। लेकिन लोग क्यों ऐसा करते हैं कि भाई यूट्यूबर्स या टिकटॉकर्स को लेकर, जो बंदे सोशल मीडिया पर वायरल हैं उनको लेकर टारगेट करते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे जब पॉडकास्ट वायरल होते हैं तो यही मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग बैठ के वो यार वो सवालात ही ऐसे करते हैं। आप लोग नहीं कर रहे अब सवालात कि सास के साथ, निशो बेगम के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। आप सभी को पता है कि आज से चंद दिन पहले मैंने निशो बेगम का पॉडकास्ट किया था, बहुत वायरल गया था। और मैंने उनसे ये पूछा भी कि मैंने आपसे जो सवालात किए हैं वो कोई स्क्रिप्टेड थे या मेरे कहने पर आप ये कर रही हैं कि ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा। उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी लोगों को यूं लगता है। तो फिर इसका हाल ही है कि भाई सड़न दा इलाज कोई नहीं, हसद दा इलाज कोई नहीं। हसद करते रहोगे तो की फायदा, करते रहो, थोड़ी अपनी सेहत खराब हो रही है। बहरहाल आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम, मेरी बातें सब अच्छी लगी होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।